आज बारिश सुबह से ही रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब रात के 11 बज चुके हैं। पर बारिश अभी तक सुबह जैसी ही हो रही है। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बाहर बारिश ही देख रहा था। तभी मेरी बीवी की आवाज़ आती है, राहुल, राहुल। फिर मैंने कहा, हाँ अभी आया। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था। तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। तो ये किसकी आवाज़ थी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। तो ये किसकी आवाज़ थी जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी? फिर मैंने अपने मन में ही सोचा, हो सकता है मुझे उसकी याद आने के कारण कोई वहम हो गया हो। और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस की ओर जाने लगा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर मुझे थोड़ी ही देर में मेरी आँख भी लग गई। आँख लगे अभी 1 घंटा ही हुआ होगा, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को, सही से सोने भी नहीं देता। ये बोलकर मैंने अपना फ़ोन रखा और अपने कान से लगाया तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कोई सपना है या कोई हकीकत। क्योंकि फ़ोन से आवाज़ मेरी बीवी की आ रही थी और वो बोल रही थी, राहुल, मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्दी आ रही हूँ। मैंने जैसे ही ये सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जन गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान फ़ोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप से कहा, अरे कौन है इतनी सुबह? ये बोलते हुए मैं दरवाजे को खोलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था। मोहन मेरा दूध वाला है। मोहन को देखकर मैंने कहा, अरे मोहन, आज इतनी जल्दी सुबह? फिर मोहन ने कहा, क्या भैया जी, 8 बज चुके हैं, आज संडे है। आज संडे तो क्या मतलब, आप सोते रहोगे क्या भैया? फिर मैंने कहा, ना यार मोहन। ये बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि मोहन को कल रात के बारे में सब बता देता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल ना समझे। इसलिए फिर मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस गया। मैं पेशे से टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन मैं घर पर ही रहता हूँ। तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। जब तक माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई सही से नहीं हुई। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। पर मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो पता चला मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई और शायद इसी वजह से मेरी आँख नहीं खुली। फिर उसके बाद मैंने रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू करा और रात के 10 बजे तक मैं खाना खाकर अपने बेडरूम में आकर फ़ोन चला ही रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी आधी रात को? इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उसके बाद लगातार बजती रही। इसलिए फिर मैंने कहा, अरे आ रहा हूँ भाई।
इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास आया ही था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलो राहुल, मैं हूँ माया, तुम्हारी माया। दरवाज़ा खोलो राहुल। मैंने जैसे ये सुना तो जैसे मैं जम सा गया और मेरे अंदर डर की एक लहर सी चलने लगी। 4-5 मिनट तक एक ही जगह पर ही खड़ा था मैं। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, खड़े खड़े दरवाजे को क्यों देख रहे हो राहुल? कब से कोई घंटी बजा रहा है? दरवाज़ा खोलो राहुल। मैं इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि माया की ही थी। आवाज़ सुनकर भी मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस वहीं खड़े खड़े ये सोच रहा था कि वो कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी आवाज़ घर से बाहर सुनाई दे रही थी और घंटी की आवाज़ अभी भी बाहर से लगातार आ रही थी। यही सब मैं सोच रहा था, तभी एक बार फिर मेरे पीछे से माया की आवाज़ आई, अरे तुम खड़े खड़े अब दरवाजे को देखते ही रहोगे क्या? दरवाज़ा खोलो, कब से कोई घंटी बजा रहा है? ये सुनकर भी मेरे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बस किसी तरह मैंने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़ा, तो पर पीछे कोई नहीं था। पीछे मुड़ते ही मेरे होश पूरी तरह से उड़ गए थे, क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं पाया था और लेकिन आवाज़ मेरे पीछे से ही आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आगे ध्यान दिया। मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी से दरवाजे की घंटी की आवाज़ फिर से आने लगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन उस समय अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था, जैसे मेरे पैर अपने आप ही चलकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद डरते डरते मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर सच में माया को देखा और वो दरवाजे के बाहर खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी बीवी को मरे हुए पूरे 21 दिन हो चुके हैं। मैं यही सब सोच रहा था, तभी वो मेरी ओर बढ़ने लगी, पर उसे पास आते देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और मैं अब क्या करूं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, पर वो जैसे मेरे एक कदम सामने आकर खड़ी हुई वैसे ही मेरे अंदर का डर इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने मोहन खड़ा था और सुबह हो गई थी, यानी मैं डर के मारे घर के बाहर ही बेहोश हो गया था। पर तभी मोहन ने मुझे उठाते हुए कहा, भैया जी आप ठीक तो हैं? मैं तो डर ही गया था, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो। फिर मोहन की बात सुनकर मैंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, हाँ मोहन मैं ठीक हूँ। फिर मोहन ने कहा, क्या हुआ था भैया जी जो आप बाहर ही बेहोश हो गए, कुछ याद है आपको? फिर मैंने सोचा कि मोहन को कल की बात बताना सही नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने कहा, पता नहीं मोहन, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है शायद मुझे चक्कर आ गया होगा। फिर मोहन ने कहा, अच्छा भैया जी तो चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं आपको घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद मोहन मुझे घर के अंदर छोड़कर चला जाता है। पर मैं यही सोच रहा था कि जो मैंने कल देखा वो सच था या फिर कोई सपना था। नहीं, सपना नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे सच में दिखी थी, मुझे याद है। पर ये कैसे हो सकता है? माया तो मर चुकी है, तो वो कैसे वापस आ सकती है?
यही सब मैं सोच ही रहा था, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। तो मैंने फ़ोन की स्क्रीन देखा तो कोई नया नंबर था। फिर उसके बाद मैंने जब फ़ोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मेरे 2-3 बार हेलो करने के बाद किसी की आवाज़ नहीं आई। तो जैसे ही मैं फ़ोन रखने वाला था तभी फ़ोन की दूसरी ओर से किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी माया की थी। और वो बोल रही थी, राहुल मुझे आपकी याद आ रही है और अब मुझसे आपके बिना एक पल नहीं रहा जा रहा, इसलिए मैं आज ही आपको लेने आ रही हूँ। मैंने जैसे ये सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम गया हो और मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोच रहा था कि क्या आज मैं मर जाऊंगा, क्या ये आज मेरा आखिरी दिन है, वो मुझे आज मार देगी। क्या यही सब सोचते सोचते ना जाने कब रात हो गई। फिर उसके बाद अब रात के 10 बजे हैं और मैं अपने कमरे में ही बैठा हूँ। तभी मेरे कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई, राहुल, राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। इतना बोलकर वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी। पर अब वो मुझे लेने आ चुकी थी। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर विजय कहता है, अरे इस राहुल की डायरी में इसके आगे कुछ लिखा क्यों नहीं है। तभी कांस्टेबल पांडे कहते हैं, सर वो लिखता भी कैसे, उसके बाद राहुल मर जो चुका था। और सर राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है, राहुल हार्ट अटैक से मरा था। और डॉक्टर का कहना है राहुल ने कुछ डरावनी चीज़ देखी थी जिससे राहुल को हार्ट अटैक आया था। और राहुल ने भी अपनी डायरी में यही लिखा है। इंस्पेक्टर विजय कहता है, ये कैसे हो सकता है पांडे, राहुल की बीवी तो मर चुकी थी, वो कैसे आ सकती है। पांडे कहता है, पर सच तो यही है। ये बोलकर पांडे विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे पर सच नहीं बदला जा सकता। जब उस रात राहुल अपनी डायरी लिख रहा था तभी उसे माया की आवाज़ आती है। वो कह रही थी, राहुल, राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। फिर उसके बाद राहुल अपनी डायरी लिखते हुए कहता है, वो आ गई मुझे लेने। इतना बोलकर राहुल लिखना बंद करता है और डरते डरते पीछे देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखा है माया उसके पीछे ही खड़ी थी और वो उसको मुस्कुराकर देख रही थी। उसे वहाँ खड़े देखकर राहुल की आंखें फटी और फटी की फटी रह गईं। और फिर उसके बाद माया जैसे ही राहुल के पास धीरे धीरे बढ़ रही थी, राहुल ये देखकर बहुत डर रहा था और उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। फिर राहुल उसी डर को सह नहीं पाया और उसी समय राहुल को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। माया ने कहा था वो राहुल को लेने आ रही है और वो सच में राहुल को लेकर चली गई। लखनऊ का राजकीय इंटरनेशनल कॉलेज में आज पंकज प्रसाद जी का पहला ही दिन है। बतौर अध्यापक इस विद्यालय में पंकज जी को अंग्रेजी पढ़ाना है। यहाँ पर अभी 5 दिन पहले ही पंकज जी का तबादला हुआ है। इससे पहले देहरादून के नामी विद्यालय में ये अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। 1996 25 जनवरी आज पंकज जी इस विद्यालय में बतौर अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन आज स्कूल में कल यानी 26 जनवरी की तैयारी करवाने के लिए सभी अध्यापक अध्यापिका देर तक रुकी हुई थी। फिर उसके बाद
पंकज जी भी उनके साथ ही रुक गए। सभी तैयारियां कराते कराते लगभग शाम के 6 बज गए। जनवरी का महीना था, इस वजह से 6 बजे अच्छा खासा अंधेरा हो जाता था। और फिर उसके बाद सभी टीचर बस में जाने के लिए बैठ गए। तभी एक टीचर ने कहा, सर आप भी बैठ जाओ, क्योंकि ये जो बस है ये आपके घर से होके ही जाती है, तो आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन पंकज जी ने कहा, नहीं सर, मैं स्कूटर लेकर आया हूँ, स्कूटर में ही चला जाऊंगा। इतना कहकर पंकज जी अपना स्कूटर स्टार्ट करने लगते हैं, पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तभी उतनी देर में बस वहाँ से चली जाती है। बस के वहाँ से जाते ही थोड़ी देर में स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद पंकज जी ने स्कूटर चालू करा और वहाँ से निकल गए। पंकज जी भी अभी थोड़ी ही आगे निकले थे कि तभी एक आदमी पंकज जी के पास आया और बोला, अरे सर, अब मुझे भी छोड़ देना, मैं उधर आगे की तरफ ही जाऊंगा, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं बस में नहीं जा पाया। वो सर, मेरा नाम मुकेश द्विवेदी है और मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अब मेरी भी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो मुझे भी घर जाना है, आप जा रही हो तो मुझे भी ले चलो। उस आदमी की बात सुनकर फिर पंकज जी ने सोचा, सही है, वैसे भी रात हो गई है, 2 जने रहेंगे तो बात करते करते निकल जाएंगे। पंकज जी का घर यहाँ से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। पंकज जी और मुकेश दोनों बात कर रहे थे और स्कूटर भी अपनी रफ्तार में चल रहा था। रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है। आमतौर पर इस जंगल से यातायात चलता रहता है और कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ये दोनों जंगल में थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि पंकज जी ने देखा एक सुंदर लड़की जंगल में ही सड़क किनारे बैठी रो रही है और हेल्प भी मांग रही है। वो कह रही थी, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी, ऐसा कहते कहते चिल्ला रही थी। लेकिन पंकज जी ने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी रफ्तार से चलते रहे। पर तभी पंकज जी मुकेश से बोले, मुकेश, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी? क्या पता क्या ज़रूरत हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए शायद। फिर मुकेश ने कहा, सही कह रहे हो सर। पंकज जी और मुकेश दोनों यही सोच रहे थे कि हमने उसकी मदद क्यों नहीं करी। पर ये दोनों उसके बाद लगभग 500 मीटर ही आगे गए हैं कि तभी पंकज जी के स्कूटर की लाइट आगे पड़ी। तो अब की बार पंकज जी की दिल की धड़कन तेज हो गई और पंकज जी तुरंत बोले, मुकेश ये देख, वही लड़की। और वो लड़की अभी भी वहीं बैठे रो रही थी और हेल्प मी प्लीज़ कह रही थी। लेकिन इस बार पंकज जी ने गाड़ी तेज़ कर दी। फिर उसके बाद पंकज जी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हमने गाड़ी वहाँ नहीं रोकी। वो दोनों यही बातें करते हुए सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, यही लड़की हमको पीछे मिली, इतनी जल्दी आगे कैसे आ गई है और उसी हालत में बैठी हुई। दोनों एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि पंकज ने देखा स्कूटर बहुत भारी भारी सा चल रहा है और कुछ घसीटने की आवाज़ भी आ रही है। अब पंकज जी घबराए और पीछे देखा तो पंकज जी के होश उड़ गए। पंकज जी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनका खून जम सा गया और दिल की धड़कनें मानो रुक गई हों, क्योंकि जो मुकेश उनके साथ बैठा हुआ था उसके पैर बड़ी दूर तक फैले हुए थे और उसका चेहरा बहुत खतरनाक हो चुका था। ये देखकर पंकज जी की सांसें मानो रुक गई हों। फिर उसके बाद मुकेश ने बहुत भयानक आवाज़ में पंकज जी से कहा, सर जी, अंग्रेजी पढ़ाने आए हो यहाँ पर? फिर पंकज ने डरते हुए कहा, हाँ तो? फिर मुकेश बोला, तो फिर मरना होगा। पंकज ने इतना ही सुना
कि वो अपना स्कूटर छोड़ा और वहां से भागने लगा। पंकज जी के अंदर जितनी जान थी वो उतनी जान से भाग रहे थे। उस समय उस रास्ते से गाड़ियां तो चल रही थी, लेकिन मानो पंकज जी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पंकज जी रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रहे थे। वो यही बोल रहे थे, बचाओ बचाओ। यही बोलते हुए पंकज जी भागे ही जा रहे थे कि तभी पंकज जी को किसी ने थाम लिया। फिर उसके बाद पंकज जी ने जैसे ही ऊपर देखा तो वही लड़की थी जो अभी पीछे बैठी हुई थी, और पंकज जी तुरंत पहचान गए। पर तभी उस लड़की ने पंकज जी से कहा, सर हेल्प मी सर, सर प्लीज हेल्प मी। पंकज जी की डर से हालत खराब हो चुकी थी, और फिर उसके बाद पंकज जी जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए बोले, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो। पंकज जी ने इतना ही कहा था कि पीछे से किसी ने पंकज जी को बड़ी जोर से जकड़ लिया और उसी भयानक आवाज में बोला, सर जी मरना तो तुमको पड़ेगा। फिर पंकज जी रोते हुए बोले, आखिर क्यों, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने किया क्या है। फिर उसी भारी भरकम आवाज में मुकेश ने कहा, जो मेरी जगह लेगा वो मरेगा, और इसलिए तू आज मरेगा। पंकज जी तो पहले से ही डरे हुए थे, फिर भी घबराते हुए उसने कहा, आपकी जगह। फिर मुकेश बोला, हाँ मेरी जगह है। मैं पहले उस राजकीय इंटरनेशनल कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाया करता था, और अब जो मेरी जगह लेगा वो मरेगा। फिर उसके बाद मुकेश अपनी सारी बात बताने लगा। मैं रोज यही समय पर विद्यालय जाता था और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से सभी बच्चों को पढ़ाता था। सभी बच्चे और बच्चों के माता पिता भी मेरा बहुत सम्मान करते थे। सब लोग मेरा बड़ा ही आदर किया करते थे। तभी कुछ दिनों में ये खबर आई कि अब मुकेश त्रिवेदी जी का प्रमोशन हो जाएगा और त्रिवेदी जी को विद्यालय का प्रिंसिपल बनाया जाएगा। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश था और सभी बच्चे भी बहुत खुश थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्रनाथ त्यागी खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि स्कूल ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे मेरे कक्ष में मिलो। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे सभी बच्चे अपने घर चले गए और सभी टीचर स्कूल बस में अपने घर निकल गए। उसके बाद मैं और त्यागी सर के कक्ष में गए। फिर सर ने कहा, आओ कल से तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे, तुम अब मेरी जगह ले लोगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी प्रिंसिपल को हटाकर स्कूल में किसी और को बनाया गया है और इस प्रिंसिपल को सब उसके नीचे काम करना पड़ा हो। चलो मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट समझा देता हूँ। बहुत सी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे कंधों पर आ जाएंगी, लेकिन तुम इस विद्यालय को संभाल लोगे। ये कहकर त्यागी जी ने मुझे अपने साथ छत पर बुला लिया। फिर मैंने कहा, सर मेरी बहन बाहर है, वो अभी घर नहीं गई है, मेरे साथ ही जाएगी वो। अ, फिर सर ने कहा, चले जाना, आ जाओ। हम छत पर ही किनारे खड़े बात कर रहे थे कि तभी त्यागी जी ने अचानक मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा, तू मेरी जगह लेगा, और इतना बोलकर मुझे धक्का दे दिया। 4 मंजिल का विद्यालय था। नीचे मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही थी सड़क पर, और मैं सीधा सड़क पर ही गिरा। मेरी बहन मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी और मुझे जैसे तैसे पकड़कर सड़क पर ले आई और लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला या कोई भी आदमी हमारी मदद नहीं कर रहा था। मेरी बहन मुझे बड़ी मुश्किल से उठाकर ले जा रही थी और वो जंगल वाली रोड पर किनारे मुझे लिटाकर सबसे लिफ्ट की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मदद कर दो। लेकिन कोई भी
हमें मदद करने वाला नहीं था। पर तभी अचानक एक गाड़ी हमारे पास आके रुकी और मेरी बहन ने सोचा ये मेरी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन वो स्कूल के प्रिंसिपल त्यागी जी थे। फिर उसके बाद मेरी बहन ने कहा, सर सर भैया को चोट लगी है, प्लीज़ मदद कर दो। लेकिन त्यागी जी बाहर निकले और लगातार मेरी बहन पर चाकू के वार करना शुरू कर दिए। वो जब तक नहीं रुके जब तक मेरी बहन ने दम नहीं तोड़ दिया। तो बस तब से ही अब जो मेरी जगह लेता है मैं उसको मार देता हूँ। हमने पहले प्रिंसिपल त्यागी को मारा और जितने भी टीचर अंग्रेजी पढ़ाने आए एक एक करके मैंने सबको मार दिया। अब तेरी बारी है। गहरे सदमे में बेहोशी की हालत में पंकज उसकी बात सुन रहा था। तभी वो लड़की फिर बोली, हेल्प मी सर, प्लीज़ हेल्प मी। इतना बोलकर उसने पंकज का पूरा शरीर नोच लिया और लगातार पंकज को वो घसीटते रहे। पूरे जंगल में ले जा रहे थे और पंकज जोर जोर से चीख चिल्ला रहा था और बस यही बोल रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन पंकज को बचाने वाला कोई नहीं था। पंकज बेहद दर्द से तड़प रहा था। तड़प तड़प के उसकी जान चली गई। अगले दिन यानी 26 जनवरी को यूपी पुलिस को उसी जंगल वाली सड़क के किनारे पंकज प्रसाद की लाश बड़ी बुरी हालत में मिली। कहते हैं आज भी उस राजकीय इंटर कॉलेज में अभी तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक की ज़रूरत है। अगर कोई अध्यापक अभी भी वहाँ जाता है तो उसकी 4 या 5 दिन के अंदर मौत हो जाती है। और वो चौकीदार आज भी वहीं स्कूल के बाहर मिल जाता है नए अंग्रेजी अध्यापक को। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज राहुल अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रहा है। आज वह 20 साल का हो जाएगा, लेकिन उससे आज से पहले अपने बर्थडे की पार्टी कभी नहीं दी यार। लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था जो वह आज वो अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रहा था। खैर छोड़, मुझे क्या, मुझे तो बस पार्टी से मतलब है। और अब 7 बजने ही वाले हैं और मुझे 7 बजे तक मुझे राहुल के घर पहुंचना है। मैं यही सब सोचते हुए उसके घर के पास पहुंचा तो देखा उसके घर के पास बहुत भीड़ जमा थी। मैंने सोचा ये सब भी मेरी तरह राहुल से पार्टी लेने आए होंगे। पर मैं थोड़ा आगे गया और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे निकला तो देखा वो सब रो रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था क्योंकि सबको खुश होना चाहिए था, पर सब रो रहे थे। तभी मैं खड़े एक लड़के से पूछा, मेरे भाई ये सब रो क्यों रहे हैं? वो लड़का रोते हुए ही जवाब देता है, अरे भाई तुम्हें पता नहीं क्या, आज सुबह ही राहुल की मौत हो गई। आज ही बेचारे का जन्मदिन था और देखो आज ही के दिन उसके दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया। मैं उसे बड़ी हैरानी के साथ बोला, भाई क्या बोल रहा है तू? मैं अभी 1 घंटे पहले ही राहुल से मिला था, तब तो वो बिल्कुल ठीक था और वो आज अपने बर्थडे की पार्टी भी देने वाला था। मेरी सारी बात सुन के वो लड़का इस बार थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो भाई? तुम्हें तुम्हें मैंने अभी तो बताया कि राहुल को सुबह ही उसके दोस्त ने मार दिया। और वैसे भी राहुल ने आज तक किसी को भी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी थी, तो ये तो सभी जानते हैं राहुल कितना कंजूस लड़का था। मुझे तो लग रहा है तुम नशे में हो। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला गया और मैं भी वहीं से जाने लगा। तभी मेरी नज़र विक्की पर पड़ी। विक्की थोड़ा डरा हुआ और परेशान सा लग रहा था। मैं विक्की के पास गया उससे उसकी परेशानी का कारण पूछने। मैंने विक्की के पास आकर कहा, क्या हुआ भाई, तू बड़ा ही परेशान सा लग रहा है। विक्की पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, यार तुझे कैसे बताऊं, तुझे तो पता चल ही गया होगा
आज सुबह ही राहुल मर गया है, पर मुझे वो 1 घंटे पहले ही मिल चुका है। और वो मुझे अपने बर्थडे की पार्टी के लिए अपने घर आने के लिए बोल रहा था। और जब मैं उसके घर आया तो पता चला कि राहुल तो सुबह ही मर चुका है। पर वो कौन था जो मुझे मिला था? मैं विक्की की बातें पूरी सुनने के बाद उसको बताया कि जो सब उसके साथ हुआ वही सब मेरे भी साथ हुआ है। हम दोनों यही सोच रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ नीरज आया और उसने बताया कि उसके साथ भी वही सब हुआ है जो हम दोनों के साथ। मतलब राहुल ने नीरज को भी अपने बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया था, और उसने ये भी बताया कि राहुल को किसने मारा और क्यों मारा। तो उसने बताया राहुल को विवेक ने मारा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले विवेक का बर्थडे था और राहुल ने विवेक से बहुत खर्चा कराया था। और जब अब राहुल का बर्थडे आया और विवेक ने उससे पार्टी मांगी तो राहुल ने उसे पार्टी देने से साफ मना कर दिया। और तुम सबको तो पता ही है विवेक कितना गुस्से वाला लड़का है, और उसने अपने इसी गुस्से के चलते राहुल का कत्ल कर दिया। मैं और विक्की नीरज की बात सुनकर बड़े ही हैरानी के साथ बोले, यार पर क्यों इतनी सी बात के लिए मारेगा कोई? नीरज बात का जवाब इतनी जल्दी देता है जैसे वो जानता हो कि ये दोनों क्या पूछने वाले थे और उसके पास इसका जवाब पहले से ही रखा हो। नीरज जवाब देते हुए बोलता है, भाई तुम्हें तो पता ही है, जब कोई पार्टी ले ले पर अपनी बारी आने पर मना कर दे तो कितना गुस्सा आता है। और इसी गुस्से में विवेक ने राहुल को मार दिया। हम तीनों बात ही कर रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज़ आई, अरे तुम तीनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जिस ओर से आवाज़ आई उसी दिशा की ओर जैसे ही हमने देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर के एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी हो। हमने देखा हमारे सामने राहुल खड़ा था और बोल रहा था, मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ यार। इतना ही बोलकर वो हम तीनों को अपने साथ आने को कह रहा, और हम तीनों भी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने लगे। वो हम तीनों को विवेक के घर लेकर आया, जहाँ विवेक का कटा हुआ सर एक केक के जैसे सजा हुआ था। उसमें कैंडल की जगह विवेक की कटी हुई उंगली लगी थी, और 3-4 गिलास में खून भी भरा हुआ था। शायद वो विवेक का ही खून था। ये देखकर हम तीनों के दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार पर हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकलें। और तभी राहुल ने देखते ही देखते विवेक के सर को एक केक के जैसे काट दिया। कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हम तीनों के साथ हुआ था उस दिन। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल ने हम तीनों को कुछ नहीं करा, और अपना बर्थडे मनाकर उसने हम तीनों को जाने को कह दिया। ये कहानी काल्पनिक है, और ये इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था। तो ये जो कहानी थी बर्थडे वाली, ये काल्पनिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम राजेश साहू है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हॉरर सेटिस्फाई को मेरे गांव की एक सच्ची भूतिया कहानी भेज रहा हूँ, जिसे पढ़कर या सुनकर आप लोगों को काफ़ी हैरानी होने वाली है। बात 2017 की मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा रहता है। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से ही मैं सो पाया। रात को लगभग 1:30 या 2 बजे होंगे, मुझे ज़्यादा ठीक से याद नहीं।
मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्ची रो रही होगी, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी। और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैं उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गई, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ को सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घनी झाड़ियाँ हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में और पेड़ की डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरे धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम में जाके अपने मम्मी पापा को बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मेरी नींद कब लग गई मुझे खुद पता नहीं लगा। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतनी लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और एक दो बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस औरत को मैं भूल नहीं पाया। और उस दिन से मैंने छत पर सोना भी बंद कर रखा है। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और डर भी लगा होगा। धन्यवाद। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ ही एक क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पे थी। वे पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता, उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम है सुमित्रा। सुमित्रा भला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख वाक्य थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजेश मना ना कर दे। क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था, तो वही सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हों।
फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा पर निकल रहा था, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज़ रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेज़ी से सुमित्रा की तरफ ले गया, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे। वह वहीं रुका और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय सहन नहीं कर सकता था। जैसे ही वह वहाँ से गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफ़ी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब एक नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होने वाला था और धीरे धीरे वो विवाह पक्का हो गया। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है और उसका कोई नहीं है, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर जोर से शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बेहद खुश थे। 3 अगस्त। इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुँचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहाँ के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा 3रे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए भी कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के 3रे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण 3री मंजिल के कमरे बहुत महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती थी। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरा कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाने लगा। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन लाभ देने का वादा करा था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही वो अपने बेड की तरफ वापस बढ़े, तभी एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। वह उठा, लेकिन कोई भी खिड़की नहीं खुली हुई थी। फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। ये पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी के चलने की आवाज़ आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है।
जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज़ बंद हो जाती है और अचानक सुमित्रा की आवाज़ आती है, राजेश, किधर हो यार, इधर आओ ना, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उसके पास जाता है, सुमित्रा एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही होती है। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं पता नहीं चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, लेकिन वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फ़ोटो नहीं दिख रही होती। इंस्पेक्टर को ये मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई भी नहीं मिला। सब घर वाले बताते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई भी नहीं है। वह कॉलेज में भी पता करने गए तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन लिया ही नहीं था। वह वाकई में एक भूत थी। ये कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पहले घटी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। ये दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही ईजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी। कारण ये था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। हर खिलौने की खासियत ये थी कि ये खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं, बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। ये खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते। इसे एक तरह का छोटे रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। ये खिलौना बच्चों से बात कर सकती थी, उनके साथ खेल सकती थी। ये खिलौना वह सब काम कर सकती थी जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसी दिन विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉय कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। ये बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप में समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौने का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ है। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह जी नहीं पाया। आज के वक्त अब वह खिलौने की कंपनी के पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए
अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे, ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल सके। इसी कागज़ को दिखा के ही उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वायदा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता, तो कभी कागजात सभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। ये उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देगी, उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। वह अब कागजात ढूंढते हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है, अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि अपने घर का खर्चा वो संभाल सके। उसने सोचा अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में ना जाने का फ़ैसला किया। उसने अपना फ़ैसला अपनी पत्नी को बता दिया था। इन 3 महीने में उसे अमेरिकी कंपनी से मैसेज आ गया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। ये फ़ैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले से ही वाकिफ़ था। अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद उसे अपने कार्य में सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक समय के मुताबिक कुछ नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने की मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतज़ार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज़ होगा। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा ख़त्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस होने लगी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। ये हंसी आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी भी डर गई थी, और बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ने लगा। विक्रम ने वह डॉल झट से अलमीरा में छुपा दी और उसका ताला वहां पर लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उसने ये सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमीरा में उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमीरा खोला, वह हैरान रह गया। अलमीरा में वह डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज़ रफ्तार में भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींचकर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब हंसी हंसने लगी। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम।
मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। ये आवाज किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ उसे पागल कर दी थी और धीरे धीरे ये आवाज़ उसे अपने घर से भी आने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि विक्रम पागल हो गया। कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में 100 से 200 लोग रहते थे। गांव में मोहन नाम का एक लड़का वहां पर रहा करता था, जो काफ़ी घूमता फिरता रहता था। आसपास के जंगलों में जाके वो आम, बेर, जामुन इत्यादि लाया करता था। उसकी ये आदत लगभग गांव के हर आदमी को पता थी। एक दिन वो हमेशा की तरह बारिश के दिनों में जामुन लेने जंगल चला जाता है और बहुत सारे जामुन वो घर लेके आता है। घर में और गांव में भी लोगों को वो जामुन ला कर देता है। उस रात यूँ हुआ कि वो अचानक रात के 1:30 पर बिस्तर से उठकर जंगल की ओर जाने लगता है। घर में उसकी माँ ने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो सोची शायद मोहन पेशाब करने गया होगा। लेकिन मोहन की माँ जब कुछ देर तक मोहन के आने की आवाज़ नहीं सुनी, तो वो मोहन के पिताजी को बुलाती है और इस बारे में उन्हें बताती है। पहले तो मोहन के पिता बात को टाल देते हैं, लेकिन जब मोहन आधा घंटा तक घर में नहीं घुसता तो वो लोग चिंतित हो जाते हैं। मोहन को खोजने के लिए उसके माता पिता घर से निकलते हैं। रात के 2 बजे, इतना अंधेरा और ऊपर से बरसात का महीना मंजर को काफ़ी डरावना बना रहा था। दोनों ने घर के आसपास मोहन को खोजने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन मोहन नहीं मिल रहा था। फिर मोहन के माता पिता पड़ोस के 2 लोगों को बुलाकर जंगल की तरफ चले गए। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें जो देखने को मिलता है वो देखकर सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि मोहन कुछ बिना सिर वाले भूतों के साथ नाच रहा है। मोहन का चेहरा भी काफ़ी डरावना दिख रहा था। ये सब मंजर देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास जाके मोहन को बुलाए। फिर वो सारे निर्णय करते हैं कि वो गांव जाकर, जो कि जंगल से सटा हुआ था, वहां जाके 50 से 60 लोगों को मशाल के साथ बुला के लाते हैं। तुरंत वो लोग गांव से लोगों को बुला के लेके आते हैं और जब आके देखते हैं तो भूत वहाँ से गायब हो चुके थे और केवल मोहन अकेला बारिश होके वहाँ पड़ा हुआ था। मोहन के माता पिता उसे बेहोशी की हालत में उठा के गांव लेके आते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही मोहन के माँ बाप पास के ही एक भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुला के लाते हैं। जब वो तांत्रिक मोहन को आके ठीक करने की कोशिश करता है तो मोहन अचानक से अपनी आंखें खोलता है और तांत्रिक के ऊपर हमला कर देता है। फिर तांत्रिक कुछ पूजा पाठ करके उसके अंदर जो बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी उसे निकाल देता है। अब अचानक मोहन पहले जैसा हो जाता है। तांत्रिक मोहन के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि जंगल की एक आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी, मैंने उसे निकाल दिया है। आप लोग इसे जंगल जाने मत देना, क्योंकि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। मोहन के माता पिता और गांव के लोग मोहन के ठीक हो जाने के कारण खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मोहन के माता पिता और उसके साथ जो 2 लोग मोहन को खोजने जंगल गए थे उसे देखकर डर रहे थे, क्योंकि वो मंजर वो चारों ने जंगल में देखा था। उसे इतनी जल्दी भूलना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट से मुझे पता लगेगा कि मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, किस टाइप की नहीं बनानी चाहिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो से सुधारने की पूरी कोशिश करूँ।
और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। बाकी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा।